आज के कार्यक्रम में अपने पास क्या है? चुंबकत्व एवं द्रव्य चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर के अंदर जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आज तक, कब से 2009 से लेके 2024 तक जो क्वेश्चंस पूछे गए उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो फटाफट शुरू किया जाए लघु उत्तरीय प्रश्न की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया, देखो 2024 में पृथ्वी के 2 चुंबकीय तत्व को परिभाषित करें। 2 चुंबकीय तत्व को परिभाषित करें। और 2020 में क्या पूछा था कि पृथ्वी के चुंबकीय तत्वों से आप क्या समझते हैं। तो जब क्या समझते हैं ये पता होगा तो इनके 2 चुंबकीय तत्व भी पता होगा। तो हम लोग चूंकि 3 पढ़ते हैं 2 तो लिख सकते थे आप। तो ये भी क्या है अपना रिपीटेड क्वेश्चन में ही काउंट करेंगे। तो दोनों को मिला के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि कुछ भी पूछे तो आप बता पाए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बन गया, पृथ्वी के चुंबकीय तत्वों से आप क्या समझते हैं। पृथ्वी के 2 चुंबकीय तत्व को परिभाषित करें। दोनों मिलके एक बन गया। तो जो पृथ्वी का चुंबकीय तत्व होता है वो क्या होता है, कह सकते हैं किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण और दिशा का पूर्ण ज्ञान जिन राशियों से प्राप्त होता है। किसके बारे में, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, उसके परिमाण के बारे में, उसकी दिशा के बारे में जिन राशियों से हमें प्राप्त होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय तत्व कहते हैं। ठीक है, ये 3 टाइप के होते हैं। आप कहोगे यहाँ दिशा की बात क्यों हो रही है, क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो एक सदिश राशि होती है, तो उसके साथ परिमाण के साथ साथ उसको दिशा भी चाहिए। तो जो इन दोनों चीजों को बता दे, ठीक है, वही क्या कहलाएंगे, चुंबकीय तत्व कहलाएंगे। ठीक, अब ये 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है चुंबकीय अवनमन या दिक्पात, दूसरा होता है चुंबकीय नति या नमन कोण, या कहते हैं नति या नमन कोण कह सकते हैं, और तीसरा होता है चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। ओके, तो ये तीनों को याद रखना है, नाम को कहते किससे हैं वो याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, अब एक एक करके तीनों को समझते हैं। तो पहला चुंबकीय अवनमन या दिक्पात की बात करें तो इसको क्या कहते हैं, किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को उस स्थान का दिक्पात कहते हैं। अब याम्योत्तर क्या होता है वो तो आप थ्योरेटिकल क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कह सकते हैं चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहा जाता है, दिक्पात या चुंबकीय अवनमन कोण कहते हैं। दूसरा चुंबकीय नति अथवा नमन कोण, इसको कैसे परिभाषित करेंगे, किसी स्थान पर पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र लिख लो, या परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज दिशा के साथ जो कोण बनाता है, किसके साथ, क्षैतिज दिशा के साथ, कह सकते हैं ऐसे ये मान लो पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है, क्षैतिज दिशा ये है, इस दोनों के साथ क्या है जो कोण बना उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेल से लिखते हैं, तो उसको कह सकते हैं नमन कोण कहते हैं। ठीक है, दूसरा विषुवत, इसको ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से विषुवत रेखा पर नमन कोण 0 होता है, जबकि उत्तरी ध्रुव पर कितना होता है, 90 होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछे हुए आपसे विषुवत रेखा पर कितना होता है, 0, जबकि उत्तरी ध्रुव पर 90 होता है। नेक्स्ट कह सकते हैं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, तो कह सकते हैं इसको चुंबकीय याम्योत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज दिशा में लिया गया घटक, क्या पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज दिशा में लिया गया घटक, मतलब इसी को क्या कहते हैं, BH से दिखाते हैं हम लोग। तो क्षैतिज दिशा में लिया गया घटक उस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कहलाता है। उम्मीद करती है तीनों समझ में आया। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक दिशा में लिया गया घटक क्या कहलाएगा, तो इसके हिसाब से क्या, तो क्या लिखते, BH = B cos डेल, ऐसे लिख सकते हैं, या cos थीटा मीटर में लिखते। तो ये तीनों को ध्यान में रखना है। ठीक है, 2 ही पूछा है, इसका मतलब तीनों नहीं पढ़ना है, पढ़ के रखना है। ओके, क्या हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपको ये पूछते, दोनों में से कोई, तीनों में से कोई एक पूछते कि भैया बताइए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक से आप क्या समझते हैं, तो क्या समझते हैं, कुछ तो समझते होंगे। तो ये होगी कहानी पहली। दूसरी कहानी, चुंबकीय आघूर्ण को परिभाषित करें, इसकी SI इकाई तथा बीमा लिखे। ये कब पूछा है, 2023 में पूछा है, और 2022 में क्या पूछा था, चुंबकीय आघूर्ण को समझाएं। 22 और 23 में सेम भावनाएं सेम है क्वेश्चन की। तो कह सकते हैं सिंपल सा, किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव प्रबलता, चाहे आप उत्तरी ध्रुव की प्रबलता की बात करें या दक्षिणी ध्रुव की प्रबलता की बात करें, नॉर्थ पोल की बात करें या साउथ पोल की बात करें, तो कह सकते हैं किसी चुंबक के ध्रुव प्रबलता और उसकी चुंबकीय लंबाई, जैसे ध्रुव प्रबलता इसको क्या बोलते हैं, -m से लिखते हैं, इसको किससे लिखते हैं, +m से लिखते हैं,
और इन दोनों के बीच की दूरी को क्या लिखते हैं? 2l। ठीक है, चुंबकीय ध्रुवों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? चुंबकीय लंबाई। तो कह सकते हैं किसी चुंबक के ध्रुव प्रबलता मतलब m और उसकी चुंबकीय लंबाई मतलब दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के गुणनफल को उस चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है? ध्रुव प्रबलता m, तो m और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, उसी को क्या कहते हैं? चुंबकीय लंबाई, तो मतलब 2l। तो m कैपिटल M इक्वल्स टू क्या लिख लिए? स्मॉल m ध्रुव प्रबलता और 2l, ध्यान रहेगा। चलिए, चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? एक सदिश राशि होती है, ध्यान रखना। जैसे विद्युत आघूर्ण हुआ करता था तो वो भी क्या था? सदिश राशि थी। तो चुंबकीय आघूर्ण भी क्या है? सदिश राशि है। तो याद होगा विद्युत आघूर्ण, ठीक है, उसकी दिशा क्या होती थी? निगेटिव टू पॉजिटिव, याद है? याद है ना? याद रखिए। तो इसकी भी दिशा क्या होगी? निगेटिव टू पॉजिटिव मतलब -m। तो इसको कह सकते हैं सिंपल सा, इसकी दिशा क्या होगी? साउथ से नॉर्थ लिख सकते हैं। तो कहेंगे इसकी दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चुंबकीय अक्ष के अनुदिश होती है। इसकी दिशा क्या होती है? दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। ठीक है, इसके मात्रक की यदि हम बात करें तो इसका मात्रक होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर और इसकी बीमा क्या होती है? L2 इंटू आई लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते थे L2I। ऐसा ही मात्रक का बीमा पूछा है तो ऐसा मात्रक का बीमा भी आपको लिखना पड़ेगा। उम्मीद करती है समझ में आया। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट करके पढ़ के लिख के समझ के रखना है। नेक्स्ट कह रहा है किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक उसके ऊर्ध्वाधर घटक का √3 गुना है। कौन सा घटक? क्षैतिज घटक। उसके ऊर्ध्वाधर घटक का मतलब ऐसा इसको लिख सकते हैं, तो क्षैतिज घटक होगा मतलब BH, वो क्या? ऊर्ध्वाधर घटक मतलब BV का कितना गुना है? √3 गुना है। ठीक, रहने दो। उस स्थान पर नति कोण या नमन कोण का मान क्या होगा? तो सिंपल सा देखो, यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो अपने को पता है tan del इज इक्वल्स टू क्या होता है? BV/BH। क्या होता है? BV/BH ऑलरेडी पता है, BV/BH। ये ऑलरेडी आपके किसमें? ऑब्जेक्टिव वाले में सारा फॉर्मूला दिया हुआ है। तो BH को यदि हम लिखते तो BV को BV रहने देते हैं और BH को लिखते तो क्या लिखते? BV इंटू √3। तो BV से BV साफ, तो क्या बोला? वहां से 1/√3। तो डेल बराबर क्या हो जाता है? सिंपल सा, ये किसके बराबर होता है? tan 30 डिग्री के बराबर होता है। तो सिंपल सा डेल बराबर क्या लिखते? 30 डिग्री। कितना आसान, 2 मार्क्स के लिए पूछा। एक छोटा सा फॉर्मूला को यूज करना था, कर लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। नेक्स्ट क्या रहा है? क्यूरी नियम क्या है? देखो ये पेपर 2023 में भी था और 2023 के पेपर में भी था। ओके, तो इसको दो तरीके से आप लिख सकते हो, चाहे नीचे वाला जो परिभाषा है वो लिखिए, चाहे ऊपर वाली परिभाषा को लिखिए। 2023 से पूछा है, रिपीट हो सकता है 2025 में। तो कह सकते हैं सन 1895 में क्यूरी ने प्रायोगिक रूप से यह ज्ञात किया कि अनुचुंबकीय पदार्थ की क्या है? चुंबकन तीव्रता I जो होती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब कह सकते हैं I जो है वो समानुपाती है किसके? H के। ठीक है, तथा केल्विन ताप T के व्युत्क्रमानुपाती होती है। I जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है किसके? ताप T के। तो इस दोनों को मिला के लिखते तो क्या लिखते? I जो है वो समानुपाती है H/T के। ठीक है, अब समानुपाती का साइन हटाएंगे तो क्या रखेंगे? प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे। तो यहां से हम लोग इस प्रोपोर्शनल साइन को हटा के एक C लगा दिए, तो C इसको क्या लिखते? I इज इक्वल्स टू CH/T। तो सिंपल सा I इज इक्वल्स टू CH/T, जहां C क्या होता है? क्यूरी नियतांक होता है। ओके, अब चलो इसी को थोड़ा सा दाएं बाएं करते हैं। इसमें I है, इधर H है, इस H को नीचे ले आया था I/H और C/T इधर बच जाएगा। और अपने को पता I/H क्या होता है? इसको क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रवृत्ति। तो यहां से C/T
टी, तो इसके यहां से कांस्टेंट था तो यहां से क्या लिख सकते हैं, जीटा इक्वल्स टू 1/t। तो यहां से क्या लिखते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति उसके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्योंकि जीटा जो अपना क्या है, टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो या तो आप ये लिखो, एक लाइन में लिखना है तो ये लिखो, इसको लिख के आओ, या इस पूरे को लिख के आओ। दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, जो आपको याद रहे उसको लिखो, ऊपर वाला ही लिख लो, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये हो गई कहानी 2023 की। नेक्स्ट, चुंबक के अक्षीय स्थिति से क्या समझते हैं 2022 में, और 2020 में क्या पूछा, एक क्षण चुंबक की अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति को समझाएं। एक ही तो क्वेश्चन है, क्या अंतर हो गया क्वेश्चन के अंदर, कुछ तो नहीं बदला। तो देखो ये अपना इसका होता है अक्षीय स्थिति, अक्ष को मिलाने वाली रेखा पे जो बिंदु लिया जाएगा उसको अक्षीय कहेंगे, और निरक्षीय मतलब कौन सा, जो अक्षीय रेखा है उसके लंबवत जो रेखा होगी, जो चुंबक के मध्य बिंदु से गुजर रही होगी, उस पे किसी बिंदु को लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, वो होगा इसका निरक्षीय स्थिति। ऑलरेडी इसका डिटेल पढ़े हैं, तो लिख सकते हैं जब कोई बिंदु जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है बढ़ाए गए क्षण चुंबक द्विध्रुव के अक्ष पर उपस्थित हो, मतलब क्षण चुंबक के बढ़ाए गए अक्ष पर, ये अक्ष को क्या किए बढ़ाए गए, उस पर स्थित हो, तो बिंदु को क्षण चुंबक के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। ठीक है, वही निरक्षीय स्थिति की बात करें तो क्या, जब कोई बिंदु जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है क्षण चुंबक के लंब अर्ध समद्विभाजिक पर उपस्थित हो, लंब अर्ध समद्विभाजिक, लंब अर्ध मतलब आधा आधा, असम द्विभाजक मतलब क्या कह सकते हैं 50-50% बांट के रखेगा, वहां से उपस्थित होती है, तो इस बिंदु को क्षण चुंबक के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। और अक्षीय निरक्षीय इससे पहले आप चैप्टर 1 में भी पढ़े हैं, चैप्टर 2 में भी पढ़े हैं, ठीक है, और चैप्टर 5 में भी पढ़े हैं। ओके, तो चलिए हो गई छठी कहानी, एकदम इजी सा पूछा था। अब फिगर बना दीजिएगा, जो भी पूछ रहा है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या रहा है, नमन कोण की परिभाषा लिखे। देखो याद होगा इससे पहले भी जो जब पहला क्वेश्चन था उसमें भी हमने बोला था अलग अलग पूछ सकता है। 2022 में अलग से पूछा ना नमन कोण, उसमें क्या था, हमने तीनों की बात की थी। तो नमन कोण क्या होता है, पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र दिशा और क्षैतिज के बीच बनने वाले कोण। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन सा, ये, और क्षैतिज ये, इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा इसी को क्या कहते हैं, नमन या नति कोण कहते हैं, नमन या नति कोण कहा जाता है। ये कहानी वहां भी लिखे थे। और इसमें पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है 90 डिग्री, वहां भी लिखे हैं, तथा विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है 0 डिग्री। तो ऑब्जेक्टिव के लिए वहां भी बोले हैं, याद रखेंगे। तो ये भी क्वेश्चन 2022 वाला भी क्या है, कहते तो हम एक साथ 2018 शायद था और 24 था, तो 2022 में भी तो सेम ही पूछा है। ठीक है, तो 3-3 साल तो पूछा, तो एक बार जो पहला वाला क्वेश्चन बनाया उसको एक बार में पूरा पढ़ लीजिए कि उसमें से कोई भी इंडिविजुअल पूछे तो बनना चाहिए। ठीक है, तो यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिए, अच्छा लगता है देख के। ठीक है, और अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए, क्या कि आप ही हमारे परिवार हो, यूट्यूब परिवार तो आप ही हो ना। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। आभासी नमन कोण से क्या समझते हैं, देखो अब किसी चुंबकीय सुई को कहीं पे रख दो आप, ठीक है, तो वहां पे पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र तो काम करेगा ही उसके ऊपर, साथ में उसके आसपास कोई और चुंबक हो, किसी और बाहरी चुंबकीय क्षेत्र का भी उसके ऊपर असर पड़ेगा, तो उस समय जो कोण बनने वाला है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, उस समय जो आपका नमन कोण बनेगा उसी को क्या कहते हैं, आभासी नमन कोण कहते हैं। तो कह सकते हैं आभासी नमन यह वह कोण होता है जिस पर चुंबकीय सुई किसी अन्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में झुकती है, जो वास्तविक मान से अधिक या कम हो सकता है। ठीक है, किसी और चुंबकीय क्षेत्र का उसके ऊपर प्रभाव पड़ा, तो क्या था, पहले मान लो ऐसे था और क्या हो गया, दूसरा का प्रभाव पड़ा, थोड़ा सा इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो वहां पे क्या कहेंगे, क्षैतिज के साथ जो कोण बना वही क्या कहलाएगा, अपना नमन कोण। तो उस समय उसका क्या हो जाएगा, उसको बोलेंगे आभासी नमन कोण। कब पूछा, 2022 में ही पूछा था। ओके, तो उम्मीद करते हैं थोड़ा सा समझ में आया। नेक्स्ट, चुंबकीय विभव की परिभाषा दे। देखो
सेम क्वेश्चन, चुंबकीय विभव यहाँ है, विद्युत विभव भी पढ़े थे। विद्युत विभव में क्या याद है, किसी इकाई धन आवेश को, ठीक है, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है। तो यहाँ याद होगा, बार बार कहते हैं, जो यहाँ नॉर्थ पोल काम करता है वही काम इकाई धन मतलब धन आवेश काम करता था वहां। तो कह सकते हैं सिंपल सा, चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर चुंबकीय बल के विरुद्ध इकाई उत्तरी ध्रुव को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य चुंबकीय विभव कहलाता है। उसमें क्या था, इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। यहाँ क्या था, इकाई उत्तरी ध्रुव को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। कहानी तो दोनों सेम ही सेम है ना। तो कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर चुंबकीय बल के विरुद्ध इकाई उत्तरी ध्रुव को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, चुंबकीय विभव कहलाता है। और कह सकते हैं विद्युत विभव भी अपना क्या था, एक अदिश राशि थी। चुंबकीय विभव भी क्या है अपना, एक अदिश राशि होती है। और इसका मात्रक जो होता है किसका, चुंबकीय विभव का, वो होता है जूल पर एम्पियर। इसको आपको चूंकि परिभाषा पूछा है तो परिभाषा लिखिए, अदिश है, सदिश है, क्या है, और उसका मात्रक लिख लेते हैं, सोने पे सुहागा, ठीक है। तो इतना सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या रहा है, प्रति चुंबकीय पदार्थ के दो गुणों को लिखे। इसका 5 नंबर बनता है। ये जो क्वेश्चन है ना, आपको पूछे भी हुए हैं कि प्रति चुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकियों को क्या बोलते हैं, तीनों के बारे में पूछा है 5 मार्क्स में। तो वहां यदि आप पढ़ के रखें तो यहाँ तो उसकी सिर्फ क्या है, छोटी सी झलक है। तो उसको तो पक्का वाला पढ़िएगा, 5 मार्क्स वाला ऑलरेडी पूछे हुए हैं। तो सबसे पहला, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रति चुंबकीय पदार्थ से नहीं गुजरती है। देखोगे यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं ये प्रति चुंबकीय पदार्थ से नहीं गुजरने वाली, ये दूर से ही चली जाती है। दूसरा, प्रति चुंबकीय पदार्थ को असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, या ऑब्जेक्टिव में पूछे हुए हैं, कहीं तो हम देखें ये क्वेश्चन, ठीक है, रखने पर यह अधिक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से कम प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की ओर गति करने लगती है। कहां से कहां तक, अधिक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से किसकी तरफ, कम प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की ओर गति करने लगती है। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं तो पूछा है, चाहे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हो, चाहे मॉडल पेपर में पूछा हो, कहीं ना कहीं तो देखा हुआ पक्का वाला है। तो कौन सा होगा, जो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से कम प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की ओर गति करेगा वो बंदा होगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ठीक। तीसरा, जब किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ की छड़ को चुंबक के ध्रुवों के मध्य रखा जाता है, जैसे ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, इनके बीच रखा जाता है, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ अपने गुण के कारण स्वतः चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थापित हो जाते हैं। मतलब देखोगे चुंबकीय क्षेत्र क्या है, ऐसा होगा दिशा चुंबकीय क्षेत्र का, और ये क्या हो गया, उसके लंबवत हो गया। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत खुद ब खुद आ जाते हैं। तो ये किसके गुण है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के। तो 5 मार्क्स वाला पक्का वाला देखिएगा, वहां हमको लगता है 7-8 तो जरूर सारे के सारे के बारे में, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, सब के बारे में कम से कम 7 से 8 पॉइंट जरूर लिखे हैं, ठीक है। तो 5 नंबर पूछा गया तो पक्का 7-8 पॉइंट तो लिखना पड़ेगा। तो वहां लिखा हुआ है तो वहां पढ़ लीजिएगा। तो भावनाएं तो सब एक ही है ना। चाहे 2020 में पूछा था ये सवाल, उम्मीद करते थोड़ा सा समझ में आया होगा। नेक्स्ट कहता है लौह चुंबकत्व से आप क्या समझते हैं, फेरोमैग्नेटिज्म, लौह चुंबकीय पदार्थ के बारे में लौह चुंबकत्व पूछा जा रहा है। तो कह सकते हैं लौह चुंबकत्व एक ऐसी भौतिक घटना है जिसमें कुछ पदार्थों में एक ऐसा गुण होता है जिसकी वजह से वे चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। ये क्या है, एक भौतिक घटना है, कह सकते हैं प्रॉपर्टी है उसकी, जिसके कारण क्या होता है कि वो एक चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं और दूसरे चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। जब इन पदार्थों को बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वे क्षेत्र की दिशा में दृढ़ता से चुंबकित हो जाते हैं। मतलब कह सकते हैं चुंबक बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो ये चुंबकित हो जाएंगे। और थोड़ा सा इसके उदाहरण की बात करें, लौह चुंबकीय यदि पदार्थ की बात करते तो लोहा हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, इसके मिश्र धातु हो गए। तो ये पक्का वाला याद रखिएगा कि लौह चुंबकीय पदार्थ बार बार पूछा जाता है कि कौन है भैया लौह चुंबकीय, कौन है आपका नहीं है निकेल तो फेवरेट है बिहार बोर्ड का, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है एक छोटे छड़ चुंबक के अक्षीय और निरक्षीय चुंबकीय क्षेत्र के मान तथा दिशा का व्यंजक लिखे। अक्षीय और निरक्षीय, सबसे पहली बात क्या है, छोटे छड़ चुंबक के लिए, ठीक है, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति के लिए
आपको उसका मान बताना है और दिशा बतानी है। तो देखो जब छोटा छड़ चुंबक नहीं होता तो याद होगा कुछ ऐसा वाला फॉर्मूला डिराइव करके आपको लाना पड़ता है, ठीक है। ये जब भी पूछेगा 5 मार्क्स से पूछेगा इस डेरिवेशन के बारे में। तो ये फॉर्मूला अक्षीय के लिए होता है, ये अपना होता है निरक्षीय के लिए। जो ही छोटे छड़ चुंबक की बात होती है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जो आर होता है वो बहुत 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 बड़ा हो जाता है एल से, ठीक। तो जिसके कारण आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, जिसके कारण आर पे पावर 4 तो ये हो जाएगा आर क्यूब। तो इसके कारण अपना जो बन जाता पूरी अक्षीय की कहानी कुछ ऐसी, जो ही आप ऐसा पुट करोगे ऐसा हो गया था आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर किसके बराबर हो जाता है आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो ही इसको आप पुट करोगे, ठीक है, तो अपना कुछ ऐसी कहानी बन के आती है। उसी तरह निरक्षीय के लिए जो फॉर्मूला डिराइव होता है कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ पर भी छोटे छड़ चुंबक की बात करते तो क्या होता है एल इज आर जो है बहुत 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 बड़ा है किससे एल से या 2l से। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर के। तो इसके जगह पे इसको पुट कर दो तो कहानी क्या हो जाएगी कुछ ऐसी, ठीक है। तो ये हो गया किसका इसके कह सकते हैं व्यंजक हो गया। और बात करते हैं इसकी दिशा की। तो अक्षीय स्थिति के लिए इसके जो दिशा होगी एन से एस मतलब नॉर्थ से साउथ मतलब इस तरफ, ठीक है। सेम दिशा होती थी किसके लिए द्विध्रुव के लिए भी, अक्षीय और निरक्षीय की कहानी में। और बात करें निरक्षीय के लिए इसकी दिशा क्या हो जाएगी हेलो। तो निरक्षीय के लिए क्या हो जाएगी इसकी दिशा एन से एस की तरफ मतलब ये इसकी दिशा हो जाएगी। ये दिशा हो गई एन एस की तरफ और इसका एस से एन की तरफ। उम्मीद करते हैं थोड़ा सा कहानी समझ में आया। तो ये तो डेरिवेशन पक्का वाला कर लीजिएगा, 5 मार्क्स से जब भी पूछेगा तो 5 मार्क्स से पूछेगा। और ये हो गया छोटे छड़ चुंबक के कारण, ठीक है। ये निरक्षीय के लिए ये अक्षीय के लिए, इसको ध्यान में रखेंगे। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा सकता है और 2 मार्क्स में तो ऑलरेडी पूछ ही लिया, ठीक है। तो मतलब हमेशा आपको हम बोले हैं क्वेश्चन बैंक आपका 100% लड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन साथ में आपको ये ख्याल रखना है कि जो पूछा गया उसके आजू बाजू दाएं बाएं ऊपर नीचे थोड़ा सा और पढ़ लेना होता है, तभी ना पूछेगा। ये सोचिए कि जो एग्जैक्ट पूछा वही पूछे ऐसा तो जरूरी नहीं है, लेकिन उसके आसपास तो पूछेगा। तो कम से कम जो भी टॉपिक आपको क्वेश्चन बैंक में दिया है उसके दाएं बाएं ऊपर नीचे का थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। जैसे 2 मार्क्स से पूछा तो उसको 5 मार्क्स के लिए भी पढ़ लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी ये डेरिवेशन आपके है, पढ़ाया गया होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्या रहा है चुंबकत्व का सिंपल सा कह रहा है B = BH tan थीटा। ये क्या होता है, ये टेंजेंट का नियम होता है। टेंजेंट के नियम में क्या कहता है कि यदि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, ये जो अपना दिख रहा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, तथा दूसरा क्षेत्र B किसी चुंबक के कारण, ये जो अपना दिख रहा है B किसी भी चुंबक के कारण, ओके, एक क्षैतिज समतल में एक दूसरे के लंबवत हो, देख रहे होगे एक ऐसा है एक ऐसा है, ठीक है, हो तो चुंबकीय संतुलन की स्थिति में BH के साथ थीटा कोण बनाता है। तो मतलब एक ऐसा समय आएगा ये चुंबक है एक संतुलन की स्थिति में आ जाएगा, मतलब जाके रुक जाएगा। तो उस समय ये क्या होगा BH के साथ, ठीक है, थीटा कोण बनाएगा, ओके। तो यहां से हम कह सकते हैं tan, यहां से लिखते हो तो क्या लिखते हैं, देखो ये वाला जो लेंथ होगा वो क्या होगा B, और ये वाला जो लेंथ होगा वो क्या होगा BH, और ये अपना ट्रायंगल बन गया। तो यहां से क्या लिखते हैं सिंपल सा tan थीटा = B/BH लिखते ना। अरे ऐसा ट्रायंगल बना ना, ऐसा ऐसा ऐसा, ये है B, ये है BH, ओके, और ये है थीटा, ये है 90। तो इस यहां से tan थीटा बराबर क्या लिखते हैं, ये हो जाता है इसका P, ये इसका हो जाता स्मॉल b, तो P/B होता है tan थीटा, तो P/B मतलब B/BH। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं B = लिखते तो क्या लिखते हैं BH tan थीटा। समझे, थोड़ा सा फीलिंग आया। तो यही है कहानी, यही अपना है क्या टेंजेंट लॉ, याद रखेंगे, ओके। नेक्स्ट क्या रहा है प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थ में पदार्थों के 2 अंतर लिखे, 17 में पूछा।
16 में अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय मतलब उल्टा करके लिखा। ओके, और इसमें क्या कहा है 2014 में, अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थ के उन दो अभिलक्षण गुणों को उल्लेख कीजिए जो इन दो पदार्थों के व्यवहार में भेद दर्शाते हैं। मतलब हम तुमसे अलग हैं तो हमारे गुण को ही बताओ और उसके गुण के बताओ कैसे। भावनाएं तो यही है इसकी। तो चलिए देखते हैं। तो सिंपल सा दो टेबल बना लिए, डिफरेंस ज्यादा अच्छे से याद रहता है। पहला क्या कह रहा है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के ये पदार्थ शक्तिशाली चुंबक द्वारा हल्का सा प्रतिकर्षित होता है। कितना सा? हल्का सा। जबकि ये पदार्थ शक्तिशाली चुंबक द्वारा हल्का सा क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। हम तो अलग हैं भाई तुमसे। दूसरा, ये पदार्थ अधिक तीव्रता वाले क्षेत्र से, कहां से? अधिक तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र से कम तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाते हैं। जबकि ये बाबू साहब तो काम करेंगे नहीं, क्या करेंगे? ये कम तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र से अधिक तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, इन पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान 1 से कम होता है। किसका? आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान। जबकि इसका क्या होता है? आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान 1 से अधिक होता है। तो यहां तो अपने कितने? 2 ही अंतर थे, ये तो ऑलरेडी 3 हो गए। और चौथा अंतर यदि देखना चाहते हैं, चौथे में उदाहरण बिस्मथ, फास्फोरस, पारा, वायु, ठीक है। जबकि इसमें मैग्नीज, प्लेटिनम, सोडियम, एल्युमिनियम। तो उम्मीद करते कम से कम 2 तो याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये अंतर में टेबल बना के लिखिए। यदि अंतर पूछता है तो सामने वाले को ना फीलिंग अच्छा आता है, वो खुश हो जाता है, चलो यार मतलब हमारे लिए काम को क्या कर दिया बंदे ने? आसान कर दिया। चलिए आगे चलते हैं। 15, 16, 17 लगातार। 2012 में क्या पूछा है? विद्युत चुंबकत्व, विद्युत चुंबक तथा अस्थाई चुंबक के बीच 2 अंतर बताए। देखो, जो हम लोग के पास अस्थाई चुंबक की यदि हम बात करें तो जो टेप रिकॉर्डर वगैरह में, स्पीकर में लगा रहता है ना, वो सब हो गया अस्थाई चुंबक, ठीक है। और विद्युत चुंबक की बात करें तो जैसे बेल वगैरह में पहले जो घंटी होती थी उसमें लगता था, या कह सकते हैं क्रेन में लगता है, वो सब क्या होता है? विद्युत चुंबक होता है। वो अस्थाई होते हैं, मतलब जब जरूरत है तो वो चुंबक बन जाएगा और जब जरूरत नहीं है तो क्या है? वो चुंबक नहीं रहेगा। जबकि अस्थाई चुंबक की बात करें तो वो क्या है? जरूरत हो या ना हो वो चुंबक ही रहने वाला है, ठीक है। तो कह सकते हैं सबसे पहले ये अस्थाई रूप से चुंबकित होते हैं, मतलब जब जरूरत है तो चुंबकित होगा, जब जरूरत नहीं है तो भैया नहीं होंगे, क्या कर लोगे। ये अस्थाई रूप से चुंबकित होते हैं, मतलब जब इनकी जरूरत हो या ना हो ये चुंबकित ही रहेंगे, चुंबक की तरह ही व्यवहार करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट, ये आमतौर पर नरम पदार्थ के बने होते हैं। मतलब नरम पदार्थ का बनता है, जबकि ये क्या होते हैं? कठोर पदार्थ के बनते हैं। जो हार्ड होता है उसका बनेगा कौन सा? अस्थाई चुंबक। इसकी बात करें, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की शक्ति हमारी आवश्यकता के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है। मतलब इसको हम चाहे बहुत ही शक्तिशाली बनाना तो करंट की वैल्यू को बढ़ा दो, ठीक है, विद्युत धारा का मान को बढ़ा दो, या कह सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स, जो कुंडलियों की संख्या होती है उसको बढ़ा दो, तो जिससे कारण क्या होगा? आपके अनुसार ये शक्तिशाली बन सकता है, जैसा आप चाहेंगे वैसा बन सकता है। ट्रेन को भी उठा सकता है, इतना शक्तिशाली बन जाएगा, ठीक है। जबकि इसमें क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की शक्ति स्थिर होती है, अर्थात इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। मतलब यह है कि छोटा स्पीकर में छोटा चुंबक, बड़ा स्पीकर में बड़ा चुंबक, तो जितना है उतना ही रहेगा। उसको आप बढ़ा या घटा, उसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं। भावनाओं को समझते हैं? सब समझते हैं। चलिए नेक्स्ट, कितने? 2 ही पूछा था, 4 है। विद्युत चुंबक के ध्रुवों को बदला जा सकता है। बदला जा सकता है मतलब क्या? विद्युत चुंबक जो होते हैं उसे धारा प्रवाहित होती है, धारा की दिशा को यदि बदल दोगे, जो अपना नॉर्थ था वो साउथ बन जाएगा, जो साउथ था वो नॉर्थ बन जाएगा। मतलब इसके धारा की दिशा को बदल के आप क्या कर सकते हैं? उसके ध्रुवों को बदल सकते हैं, नॉर्थ को साउथ, साउथ को नॉर्थ। जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं कर सकते, जो है वो है, हम एकदम ऐसे ही है। मतलब स्थायी चुंबक के ध्रुवों को नहीं बदला जा सकता है, ठीक है। तो ये कहानी हो गई, 2012 में पूछा था। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। क्या रहा? पृथ्वी के किसी स्थान पर BH का मान इतना अरेस्टेड तथा नमन कोण 30 डिग्री है। तो चलिए जो दिया उसको लिख लेते हैं। BH बराबर कितना दिया है?
0.1732 और स्टेड, ठीक है। तथा नमन कोण का मान कितना दे दिया है, 30 डिग्री। ओके, तो उस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकत्व का संपूर्ण तीव्रता B की गणना करे 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 क्या करे, कुछ नहीं करेंगे। ऐसा फॉर्मूला आपको पता ही है, B इक्वल टू होता है रूट अंडर BV का स्क्वायर प्लस BH का स्क्वायर, सबको पता है। तो BH तो पता है, B भी नहीं पता है, तो क्या करेंगे, अपने को पता है tan del इज इक्वल्स टू BH बाई BV बाई BH, ठीक है। तो यहां से अपने को क्या चाहिए, BV चाहिए, तो BV इज इक्वल्स टू क्या लिखते, BH tan del, तो BH का मान 0.1732 और tan कितना है 30, तो tan 30 की वैल्यू चलो एक बार लिख लेते हैं, तो 0.1732 इंटू 1/√3, सही जा रहे हैं। ओके, ये अपना हो गया, क्या निकल गया, BV निकल गया। तो ये वाला जो फॉर्मूला है इसके अंदर BV और BH का मान को रख दीजिए, कुछ तो होएगा। तो B बराबर क्या जानते हैं, रूट अंडर BV का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, तो 0.1732 बाई √3 का स्क्वायर प्लस BH, ये है BH 0.1732 का स्क्वायर, दोनों में जो कॉमन है बाहर कर लेते हैं, 0.1732 रूट अंडर 1/3 प्लस 1, 0.1732 इंटू रूट अंडर 4/3, ये हो जाएगा 0.1732 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3, ऐसा लिख सकते हैं। चलो √3 के वैल्यू अपने को पता है कितना होता है, 1.7, 1.732, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि 10 से ऊपर नीचे गुना कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1.732 इंटू 2, और 10 से नीचे ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको लिख सकते हैं 1.732 इंटू 10, √3 की वैल्यू लिखे, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए थे वो लिख दिए, ये से ये साफ, तो ये कितना आ गया 0.2 क्या चीज, और स्टेड। उम्मीद करते हैं समझ में आया ये कैसे आया, ठीक है। तो इतनी सी कहानी थी, सब कुछ दिया था। 2011 में क्वेश्चन थोड़ा अच्छे पूछे जाते थे, आजकल तो इजी इजी क्वेश्चन हो गया है। यहाँ पे आपको सिंपल सा आज के डेट में क्या पूछता, BV पूछ देता, ये दोनों दिया जाता, ये पूछ देता, तो फिर भी प्रैक्टिस करना चाहिए। ओके, 2011 हो गई कहानी, आगे चलते हैं। कह रहा है शैथिल्य पास क्या है, इसकी सहायता से धारणशीलता तथा निग्राहिता को समझाएं। तो समझते हैं क्या होता है, पहले समझते हैं चुंबकीय शैथिल्य या हिस्टेरिसिस क्या होता है, ठीक है। तो कह सकते हैं चुंबकत्व उत्पन्न करने के लिए आरोपित चुंबकीय क्षेत्र के शून्य हो जाने पर भी, ठीक है, चुंबकन तीव्रता के शून्य न हो पाने की घटना को क्या कहते हैं, चुंबकीय शैथिल्य कहते हैं। मतलब यह है कि किसी जो चुंबकीय पदार्थ है उसको आप चुंबकीय क्षेत्र में रखें, ठीक है, तो वो क्या होगा, चुंबकित हो गया, लेकिन आपने चुंबकीय क्षेत्र के मान को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, जीरो कर दिया, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र, फिर भी वो चुंबकित ही रहने वाला है। इसी को क्या कहते हैं, हिस्टेरिसिस या चुंबकीय शैथिल्य कहते हैं। अब चुंबकीय शैथिल्य पास किसे कहते हैं, शैथिल्य पास एक ग्राफ है जो किसी चुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकन के बीच के संबंध को दर्शाता है। किसके बीच, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकन के बीच के संबंध को दर्शाता है। यह ग्राफ एक बंद वक्र होता है जो पदार्थ की चुंबकीय गुणों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। इतना पूछा था तो समझ गए ये क्या है, ग्राफ है किसके किसके बीच, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकन के बीच क्या है, एक ग्राफ होता है।
जो जानकारी देता है किसके, चुंबकीय गुणों के बारे में जानकारी देता है। तो ये तो आपको पूछा नहीं था चुंबकीय शैथिल्य क्या होता है, आगे कहीं पूछ दे, चुंबकीय पास पूछा था तो नीचे की कहानी है। अब दूसरा पूछा धारणशीलता और निग्राहिता, समझते हैं। जब बाहरी चुंबकीय क्षेत्र को शून्य कर दिया जाता है, जब मतलब यह है कि H की वैल्यू जो अपनी है इसको शून्य कर दिया, मतलब यहां पहुंच गए, ठीक है, तो क्या होता है, तब भी पदार्थ में कुछ चुंबकीय शेष रह जाता है, कुछ चुंबकत्व शेष रह जाता है। देखोगे इतना चुंबकत्व शेष रह गया, अभी ये H 0 हो गया, फिर भी यहां से यहां तक इसका मान शेष रह गया ना, रह गया ना। इस शेष चुंबकत्व को धारणशीलता कहते हैं, मतलब कह सकते हो O से B जो है वही अपना क्या कहलाएगा, धारणशीलता, ठीक। कहते हैं यह शैथिल्य पास का वह बिंदु होता है जहां चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है लेकिन चुंबकन शून्य नहीं होता है, क्योंकि चुंबकन कितना है, B है, इतना सा है ना चुंबकन, ये शून्य नहीं हुआ, ठीक। दूसरा निग्राहिता की बात करते हैं, पदार्थ के चुंबकन को शून्य करने के लिए, मतलब ये जो B की वैल्यू है इसको शून्य करने के लिए आवश्यक बाहरी चुंबकीय क्षेत्र, तो उल्टी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करेंगे, तो ये बंदा यहां जब पहुंचेगा तब B की वैल्यू क्या हो जाएगी, शून्य। तो ये जो आवश्यक बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की जरूरत पड़ी, H की जो जरूरत पड़ी, तीव्रता को निग्राहिता कहते हैं, क्षेत्र की तीव्रता को क्या कहते हैं, निग्राहिता। यह शैथिल पास का वह बिंदु है जहां चुंबकन शून्य हो जाता है, मतलब B की वैल्यू क्या हो जाती है, शून्य। तो ये जो अपना O से C तक है इसी को क्या कहते हैं, निग्राहिता, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको इतना पूछा था भैया, धारणशीलता, निग्राहिता, और इस साल 2025 की यदि हम बात करें तो थोड़ा सा इस पे फोकस कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपसे इससे पूछे, हो सकता है, एक्सपेक्टेड है, तो पूछता है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्या रहा है, जब दो प्रतिरूप X और Y को एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न विकृति को चित्र में दिखाया गया, ये दो चित्र जो दिए गए इसी में दिखाया गया है। तो आपको पूछा भी है X और Y क्या होगा, तो X प्रतिचुंबकीय तथा Y लौह चुंबकीय होगा। कैसे होगा, जब प्रतिचुंबकीय पदार्थ को बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तब बाहरी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रतिचुंबकीय के परमाणु और अणु के अस्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होने के कारण दूर हो जाता है। मतलब क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहरी जो है वो दूर हो जाती है, जैसे इसमें देखोगे बाहर ही गई, दूर हो गई, इसलिए ये क्या होता है, प्रतिचुंबकीय बनता है X वाला। दूसरा, जबकि हो जाता है, जबकि लौह चुंबकीय पदार्थ का परमाणु और अणु में अस्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ठीक है, जिससे क्षेत्र रेखाएं सटी होती है, जिसके कारण क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी, अंदर से होकर जाएंगी। तो ये Y वाला जो बंदा हो गया वो क्या बन गया, अपना लौह चुंबकीय, ठीक है, और X वाला क्या बन गया, प्रतिचुंबकीय। तो सिंपल सा, जो चुंबकीय पदार्थ से होकर ना गुजरे, से दूर से निकल जाए, वो क्या बन गया, प्रतिचुंबकीय, और जो पदार्थ से होकर जाना पसंद करे वो क्या बन गया, लौह चुंबकीय। तो ये भी कहानी आपको बोले ना, प्रतिचुंबकीय लौह चुंबकीय का जो 5 नंबर वाला उसके अंदर भी ये सारी चीजें लिखी गई है, तो 5 नंबर वाले को पढ़िएगा जरूर। चलिए आगे चलते हैं। तो इतने क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं 2009 से लेके 2024 तक। शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो ना हो इसमें, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि आपके पास जो मोटी वाली होगी, मतलब मोटी वाली नहीं कह सकते हैं, वो जो क्या कहते हैं उसको, जो सब्जेक्ट वाइज आती है, चौड़ी चौड़ी 100-100 रुपये वाली, उसमें हो सकता है कुछ क्वेश्चंस ना हो, ठीक। तो जो क्वेश्चन ना होगा उसको तो आप लिखिए लीजिएगा, ठीक है। तो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, फिर मिलते हैं अगली कहानी में, ठीक है। थैंक यू, और लाइक करना जरूर और दूसरे को शेयर करना। थैंक यू।